राधे राधे दर्शकों, सुधा ने सुबह से ही अपने बूढ़े ससुर से गार्डन की साफ सफाई करवाई और जैसे ही श्यामलाल जी घर पर आए उन्हें आंगन साफ करने के लिए बोल दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि इन्हें भूख लगी होगी। उसने अपनी स्कूटी उठाई और बाजार के लिए चली गई। वहाँ उसने देखा कि ससुर को डांट लगाने के चक्कर में अपना पर्स लाना भूल गई है। तभी वो वापस घर पर आई। घर आकर उसने देखा कि उसके ससुर खाना निकालकर खा रहे थे। देखते ही वो आग बबूला हो गई। टेबल पर से थाली उठाकर नीचे पटक दी और कहने लगी, बुढ़े, अभी काम खत्म नहीं हुआ और तू खाना खाने बैठ गया। मैं घर से निकली ही नहीं, तू खाने बैठ गया। इसका मतलब जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो तुम पूरा दिन खाते ही रहते हो। आज अगर टाइम से वापस मैं नहीं आ पाती तो मैं कैसे पकड़ पाती। ना जाने तुम्हारे पेट में कितना अन्न समा जाता है। चलो, ये सारा ज़मीन में जो खाना गिरा है उसे उठाओ और घर की पूरी साफ सफाई करोगे, उसके बाद तुमको खाना मिलेगा। इतना कहकर स्कूटी उठाकर फिर बाजार चली जाती है और इधर श्यामलाल जी रोने बैठ जाते हैं। बात उन दिनों की है दोस्तों, जब श्यामलाल जी एक डॉक्टर हुआ करते थे। उनका एक बेहद सुखी परिवार था। संस्कार नाम का बेटा, उनकी पत्नी। किसी चीज़ की कमी उनके घर में नहीं हुआ करती थी। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अपने बेटे को बचाते हुए पानी से उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। इसी कारण घर में दुख छा जाता है। फिर डॉक्टर अपने बेटे का देख रेख और परवरिश करने के लिए हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ देते हैं। वो अपने घर में ही एक क्लिनिक बना लेते हैं, जिससे श्यामलाल अपना घर में ही डॉक्टरी भी करते हैं और अपने बच्चे संस्कार को भी संभाल लेते हैं। इसी तरह से वो अपने बेटे की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ज़ोरों शोरों से लगे रहते हैं। आए दिन मुसीबतें तो बहुत आती है, क्योंकि जिस बच्चे को माँ बाप दोनों मिलकर पालते हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पिता पर आ जाए कमाने में और परवरिश में, तो मुसीबत तो आनी ही है। लेकिन फिर भी श्यामलाल जी ने हार नहीं माना और पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया। संस्कार भी अपने पिता को भगवान की तरह पूजता था। जैसा नाम था वैसा वो उनका बेटा भी था। संस्कार के लिए बहुत सारे रिश्ते आए। वो सारे रिश्तों में यही शर्त रखता कि जो लड़की मेरे पापा की अच्छे से सेवा करेगी, उन्हें किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं देगी, अपने पिता जैसे ध्यान रखेगी, उसी लड़की से मैं शादी करूँगा। लेकिन फिर एक दिन सुधा नाम की लड़की का रिश्ता आता है और ये सारी शर्तें सुधा के घर वाले मंजूर कर लेते हैं। सुधा ने भी हाँ कर दिया कि मैं आपके पिताजी का ध्यान अपने पिताजी की तरह रखूँगा। मेरे जीते जी, मेरे रहते उनके लिए कोई तकलीफ़ नहीं आएगा। कभी उनकी आंखों में आंसू मैं नहीं आने दूंगी। संस्कार बहुत खुश होता है और सुधा से शादी कर लेता है। इधर ना जाने सुधा ने किस जन्म का बदला निकालने के लिए शादी किया था। जब संस्कार ऑफिस चला जाता तो सुधा श्यामलाल जी पर बरस पड़ती। उन्हें छोटी मोटी तकलीफ़ें क्या, उनके ऊपर दुख का पहाड़ देने लगती। उनसे घर आंगन साफ करवाती, गार्डन साफ करवाती, यहाँ तक कि उन्हें मार्केट से सब्जियाँ मंगवाती। सुधा का एक बेटा पप्पू था जो 6 साल का था। उसे स्कूल छोड़ने भेजती और स्कूल से लेने भी भेजती। इस तरह से वो उन्हें पूरा दिन काम पर लगाए रखती। लेकिन इस बात का जरा सा भी भनक संस्कार को नहीं लगती, क्योंकि उसने कभी ऐसा टाइम दिया ही नहीं कि संस्कार को पता चले। इधर श्यामलाल जी भी सोचते थे कि मेरा बेटा खुश रहे, इसीलिए मैं घर में क्यों आग लगाऊं। आखिर छोटे मोटे अपने घर का काम कर लेता हूँ, अपने पोते को स्कूल ले जाता हूँ, ले आता हूँ,
तो इसमें भी मुझे बहुत सुख मिलता है। घर तो मेरा ही है, और वैसे भी जब से मेरी पत्नी छोड़कर गई थी तो मैं घर के काम अकेले खुद ही तो कर लिया करता था। अब चलो कम से कम बहू खाना तो बना रही है। यही सोचकर श्यामलाल जी घर का काम करते रहे, लेकिन ना जाने सुधा उन्हें कब से नौकर समझ रही थी। वो शादी से पहले दिए हुए वचन को वो उल्टा करने में ही लगी थी। एक दिन श्यामलाल जी पप्पू को स्कूल से लेकर आए, तब वो पप्पू पूछ रहा था, दादाजी वो कौन औरत थी जिसे आप बाय कर रहे थे? दादाजी बताइए ना दादाजी, प्लीज़ दादाजी। तभी श्यामलाल जी ने कहा, बेटा चुप रहो। उनके मुंह में हाथ रख दिया। बच्चा चुप हो गया, लेकिन मुंह में हाथ रख के चुप करवाते हुए सुधा ने देख लिया। उसने आकर पूछा, क्या बात है बाबूजी, आप इस बच्चे से क्या बात छुपा रहे हैं और इसे छुपाने के लिए क्या कह रहे हैं? बताइए, आपने यदि मेरे बच्चे को कोई उल्टी सीधी बातें सिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है इस समय पर आप ज़रूर कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। आपको इस उम्र में शर्म आनी चाहिए। उसने शायद श्यामलाल जी की बातें सुन ली थी। उसने अकेले में जाकर पप्पू से भी बात पूछने की कोशिश करी, पर पप्पू इतना ही बोल पाया, कुछ नहीं मम्मी, वो आंटी। बाकी की बातें उस बच्चे को भूल गई, लेकिन आंटी जैसा शब्द सुनकर उसने अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या सोच रखा था। फिर उसने कहा, बाबूजी आप ये टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं और बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें आपके दिमाग में आती है, इसीलिए आज से आप घर के और भी ज़्यादा काम किया करेंगे। तभी श्यामलाल जी तो वैसे ही काम घर का करते ही थे, लेकिन बहू ने और भी ज़्यादा काम बढ़ा दिया। एक दिन संस्कार ऑफिस से आया ही था और खाना पीना से फ्री होकर आराम कर रहा था। तभी उसे फ़ोन आता है। वह उसके बॉस की पत्नी का फ़ोन रहता है। कहती है, बेटा संस्कार, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ और मेरे घर आ जाओ ऑफिस से। तुम्हारे साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। तुमको तो पता ही है कि मेरा बेटा एक शराबी है, खाने पीने वाला है। वो हमारा और तुम्हारे बॉस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। वो तो हमेशा यही कहता रहता है कि कब मरेंगे ये बूढ़े माता पिता तो ये घर संपत्ति सब मेरी हो जाए। और मेरी बेटी है, बहुत ही छोटी है, वो तो अभी बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें बेटा से कम नहीं समझता। तुम आ जाओ और मेरे पति को लेकर जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ संस्कार बेटा, तुम अपने बॉस को विदेश उनकी दवाइयों के लिए लेकर जाओ। अब मुझे तुम्हारे से ज़्यादा कोई भी भरोसेमंद दिखाई नहीं दे रहा है। तब संस्कार ने मन में सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर मेरे पिताजी भी हैं, उनकी देख रेख भी तो करनी है। फिर उसने सोचा कि अभी मेरे पिताजी की देख रेख के लिए सुधा है ना, वो तो हमेशा मेरे पापा को खुश रखती है। तभी संस्कार पापा से जाके बातें करता है, पापा क्या मैं बॉस को लेकर विदेश चला जाऊं? आप जैसा कहिए। यदि मैं चला जाता हूँ ना पापा, तो मेरा ज़रूर प्रमोशन हो जाएगा। बॉस ने कह भी रखा है, लेकिन मेरे इस काम के बाद तो बॉस मुझसे पक्का खुश ही हो जाएंगे। फिर आप जैसा कहिए पापा, क्या मेरे जाने पर आपको कोई तकलीफ़ होती है? तभी श्यामलाल जी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटे की जो बुलंदी है, ऊंचाई है, मेरी वजह से रुक जाए। वो अपने बेटे को बहुत ऊंचे तक पहुंचता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, अरे नहीं बेटा, भला मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है? बहू है ना और पप्पू है ना, तुम जाओ। तभी उसने अपने पत्नी से कहा, सुधा मैं जा रहा हूँ बॉस के साथ विदेश। तुमसे एक नहीं 100 बार बोल के जा रहा हूँ। तुम मेरे पापा का अच्छे से ध्यान रखना और उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ मत देना। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती भी करके जा रहा हूँ, तुम मेरे पापा का ध्यान रखना। सुधा ने कहा, हाँ हाँ, इसमें कोई कहने की बात है। कभी आपको शिकायत मिली है? कभी मैंने ऐसा काम किया है जिससे आपको तकलीफ़ हो और बाबूजी को मेरी तरफ से तकलीफ़ हो? पूछ लीजिए बाबूजी से। क्यों बाबूजी, ऐसा कुछ मैंने किया कभी जिससे आपको तकलीफ़ हो?
श्यामलाल जी सर नीचे झुका लेते हैं। लेकिन इस टाइम पर संस्कार बहुत परेशान और जल्दी जल्दी में था, इसीलिए वो ज़्यादा बातें समझने और करने में देर ना किया और वो चला गया। संस्कार के जाते ही इधर जैसे ही सुबह हुई, सुधा ने कहा, बाबूजी उठ गए हो तो आज घर के बर्तन आप ही धो डालो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसने ससुर से बर्तन धुलवाए। उसके बाद उसने कहा, बाबूजी आज कई महीनों से हमारा स्टोर रूम साफ़ नहीं हुआ है, आप उसे साफ़ कर दो, उसके बाद मैं आपको नाश्ता देती हूँ। ससुर ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब तक बहू की तबीयत ठीक नहीं है किचन में काम करेगी तो मैं साफ़ कर देता हूँ। स्टोर रूम भी ससुर ने साफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहू ने खाना नहीं दिया। फिर उसने कहा, बाबूजी सारे घर में आप पोछा लगा डालो, मैं थोड़ा बैठ नहीं सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। श्यामलाल जी ने कहा, पोछा तो लगा दूंगी बेटा, पर कुछ खाने को दे दो, तुमको तो पता है कि मैं ज़्यादा भूखा रहता हूँ तो मेरी सांस फूकने लगती है, चक्कर सा आता है और मुझे दवाइयाँ भी तो लेनी है। दोपहर के 11 बज चुके हैं, अभी तक मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं गया, बासी मुँह कितना काम करवाओगी मुझसे। इतना सुनते ही उसका क्रोध आग बबूला हो गया। सुबह की कुछ रोटियां पड़ी थी, लाकर बोली, हाँ लो खा लो, इसके बाद काम करो। उसमें से उसने कड़क कड़क रोटी लाकर दे दी, जो श्यामलाल जी से खाई नहीं गई। उन्होंने बाडर बाडर रोटी का किनारा तोड़कर फेंक दिया, बीच में से थोड़ा सा खाया, क्योंकि उनके दांत अभी मुंह में इतने बचे नहीं थे कि वो इतनी रोटियां ऐसे सूखी हुई चबा सके, जिसकी वजह से उनका कुछ खास पेट भरा नहीं। फिर भी वो काम पर लग गए, लेकिन उनकी भूख के वजह से उन्हें चक्कर आने लगा था। सुधा नहा धोकर स्कूटी निकाली और काम पर कुछ सामान या कुछ काम से बाहर चली गई। बोली कि जब तक आऊँगी सारी सफाई होनी चाहिए, मैं आके खाना बनाऊँगी तभी खाने को दूँगी। उसके जाते ही श्यामलाल जी किचन में गए। उन्होंने देखा कि किचन में बहू ने खाना बनाया है, तो उनको लगा कि मैं थोड़ा निकाल के खा लेता हूँ। श्यामलाल जी खाना निकाल कर जैसे ही खाने बैठे थे, मुश्किल से 2 निवाला मुँह में गया होगा कि सुधा स्कूटी लेकर वापस आ गई। उसका पर्स लेना ही भूल गई थी। एक तो उसे पर्स ना ले जाने की गुस्सा, और घर में आई तो देखी कि ससुर खाना निकाल के खा रहे, तो उसका गुस्सा और डबल हो गया। उसने तुरंत अपने ससुर की थाली निकालकर पटक दिया छुड़ाकर और कहने लगी, बुढ़ा जैसे ही मैं गई तू खाने लगा, ना जाने कितना अन्न खाता है, कितना इसके पेट में समाता है। अभी नाश्ते में रोटियां दे के गई थी ना, घर की सफाई तो हुई नहीं, खाने बैठ गया। अब चल, जितना खाना फैला है ये साफ करो, इसके बाद घर की पूरी सफाई, तभी मैं आकर खाना दूंगी। अगर दोबारा किचन में जाकर खाना निकाला तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से वो टाइट आवाज़ में डांट कर चली गई। श्यामलाल जी ने सोचा कि अब मैं खाना नहीं निकालूंगा, नहीं तो बहू आकर वापस से मुझे मारेगी, चिल्लाएगी। फिर श्यामलाल जी ने घर की पूरी सफाई की। उधर से जब सुधा आई तब ससुर से कहने लगी, बाबूजी आपको अच्छा अच्छा खाने का बहुत शौक़ है ना, आपने काम तो बहुत अच्छा किया है। उसने देखा कि घर की अच्छे से सफाई हो चुकी थी, पूरा घर अच्छी तरह से चमक रहा था। तो सुनिए बाबूजी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे पड़ोस में वर्मा अंकल हैं, उनके यहाँ कुछ शादी का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप उनके घर की भी सफाई और काम कर दीजिए। वो अभी आपको पेट भर खाना और कुछ पैसे भी दे दिया करेंगे, इससे आपका भी खर्च निकल जाएगा और हमारा भी। तभी श्यामलाल जी ने कहा, बहू तुम ये कैसी बातें करती हो, भले ही मैं अपनी नौकरी छोड़ दिया हूँ, क्लिनिक में नहीं बैठता हूँ, लेकिन ये सब मेरे बेटे संस्कार ने मुझे आराम देने के लिए किया है। अब वो इतना तो कमा ले रहा है ना कि मेरा और घर का अच्छे से खर्च चल सके, फिर मैं दूसरे के घर में मजदूरी क्यों करने जाऊँ। और वैसे भी मैं इस
मोहल्ले इस कॉलोनी में डॉक्टर रहा हूँ। लोग मेरी डॉक्टर की तरह इज्जत करते हैं, तो मैं दूसरे के घर में सफाई करने जाऊँ? तुम्हें बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं आई? तभी सुधा ने कहा, ज़्यादा बातें मत करो, मैं वहाँ से एडवांस लेकर आई हूँ। किसी भी हालत में काम करने तो जाना ही पड़ेगा बाबूजी, अगर नहीं गए तो फिर देख लेना। वहीं पर बैठा हुआ पप्पू को उसने उठाया और उसे झकझोरते हुए उसके गाल में 2 चांटा जड़ दिया। तू दिन भर बाबूजी के पास बैठा रहता है। अब श्यामलाल जी ने देखा कि ये बच्चे को भी मार रही है और मुझे भी चिल्ला रही है। ना जाने बच्चे के साथ और मेरे साथ ये क्या करेगी। उन्होंने अपनी भलाई जाने में ही समझा कि कोई बात नहीं, वर्मा जी के यहाँ कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ दिनों तक काम कर दूंगा, उसके बाद प्रोग्राम के बाद मैं फ्री ही हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो चले गए। उनसे भी अपना और अपने पोते की हालत नहीं देखी गई। जब वो वहाँ पर काम कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक तारा नाम की औरत से होती है। तारा ने देखा कि श्यामलाल जी वहाँ पर सब लोगों को खाना दे रहे थे, पत्तल उठा रहे थे। तभी उसने जाकर पूछा, श्यामलाल जी, आप मुझे पहचान रहे हैं? श्यामलाल जी इग्नोर करते हुए अपने काम में लग गए। फिर भी तारा आंटी वहीं पर उनका इंतज़ार करती रही। जैसे ही श्यामलाल जी एक डस्टबिन में सारा कचरा डालने आए, जो खाने का जूठे पत्तल वगैरह थे, तो वहीं पर तारा आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि बात करो श्यामलाल जी, क्या हुआ है? क्यों बात नहीं कर रहे हो? और इस हालत में क्या बात है? तुम तो डॉक्टर थे ना, फिर तुम दूसरे के घर में इस तरह से मजदूरी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बेटा भी तो। तभी श्यामलाल जी वहाँ साइड में आकर तारा को सारी बातें बता देते हैं। तारा दरअसल उनके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी। श्यामलाल जी और तारा क्लास में दोनों ही नंबर 1 पर आते थे। कोई भी प्रोग्राम, संगीत, कुछ भी हो, दोनों साथ मिलकर करते थे। तारा को ऐसा लगता था कि श्यामलाल मुझसे प्यार करता है और किसी न किसी दिन वो मुझसे कहेगा कि तारा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसी इंतज़ार में तारा ने सामने से श्यामलाल जी को कुछ नहीं कहा। लेकिन तारा आंटी को क्या पता कि श्यामलाल जी इस बात को शायद सारी उम्र नहीं कह पाएंगे। इधर समाज और घर वालों की मर्जी से श्यामलाल जी का विवाह कहीं और जगह हो जाता है, लेकिन सारी उम्र तारा उनसे इतना प्यार करती है कि अपनी शादी ही नहीं करती। श्यामलाल जी उस दिन पूरा दिन काम किए, फिर शाम को खाना खाकर घर आ जाते हैं। उधर तारा आंटी भी घर जाकर सारी बातें श्यामलाल जी के बारे में सोचती रहती है कि किस तरह से हम दोनों साथ साथ में किसी भी प्रोग्राम में रहते। स्कूल या कॉलेज वाले सब यही कहते थे कि तुम दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। सारी रात वो सोचती रह गई अपने जवानी की बातें। सुबह कब हुई, कब आँख लगी, पता ही नहीं चला। दूसरे दिन फिर से श्यामलाल जी को वर्मा जी के यहाँ काम करने जाना था। फिर भी वहाँ तारा आंटी आ जाती हैं। उससे ये हालत श्यामलाल जी की देखी नहीं जाती। वह किसी न किसी तरह में श्यामलाल जी की मदद करना चाहती थी। उन्होंने ये सब कुछ तो जान ही लिया था कि श्यामलाल जी की बहू परेशान करती है, लेकिन उनका बेटा उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये जो कुछ भी हो रहा है संस्कार की चोरी में हो रहा है। बहू अपने पति के सामने तो उन्हें परेशान नहीं करती, फिर किस तरह से ये सारी बातें संस्कार को पता चले? आखिर ऐसा कौन है जो संस्कार को बताए कि तुम्हारे पिता के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा? फिर तारा आंटी ने सोचा कि इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक तरकीब से श्यामलाल जी से उनके बेटे का नंबर मांगा। कहा कि श्यामलाल, मुझे तुम अपने बेटे का नंबर दे दो, तुम्हारे पास तो हाथों में मोबाइल है ही नहीं। श्यामलाल जी ने कहा, मोबाइल तो था तारा, लेकिन मेरी बहू ने ले लिया ताकि मेरे बेटे से मेरा संपर्क ना हो पाए। तारा आंटी ने कहा,
कोई बात नहीं, अपने बेटे का ही नंबर मुझे दे दो, जिससे मैं कभी तकलीफ़ में हूँ, बीमार दुखी हूँ तो देखो मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, अब तुम्हारे बेटे से ही मदद ले लिया करूँगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। श्यामलाल जी ने सोचा, ठीक ही तो बोल रही है, आखिर मेरी दोस्त ही तो है, मेरा बेटा मदद कर देगा तारा की तो उसमें बुराई ही क्या। इतना मन में सोचकर उसने तारा को अपना नंबर दे दिया। घर जाकर तारा आंटी ने संस्कार को फ़ोन लगाया और सारी बातें बता डाली कि बेटा, जब तुम घर में नहीं होते तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पिताजी के साथ कितना बड़ा जुल्म करती है। श्यामलाल जी वर्मा जी के यहाँ दूसरे दिन सुबह में सफाई ही कर रहे थे। दोपहर को 2 बज रहे थे। तभी श्यामलाल जी घर के अंदर की सफाई करके बाहर सामने सफाई करने आए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बढ़िया महंगा चमचमाता हुआ जूता पहने कोई शख्स खड़ा है। पहले तो उनकी नज़रें सिर्फ जूते पे ही पड़ी। तभी उन्होंने कहा कि भैया साहब, थोड़ा आप साइड में चले जाओ, नहीं तो आपके जूते गंदे हो जाएंगे। मैं अभी सफाई कर दूं, फिर आप यहाँ आना। इतना कहकर वो फिर से झाड़ू उठाए। तभी आवाज़ आई, नहीं, मैं नहीं हटूँगा। ऐसी आवाज़ आई। श्यामलाल जी को कुछ आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। तभी ऊपर नज़र उठाकर देखे कि वो अचंभित रह गए। सामने कोई और नहीं, उनका बेटा संस्कार खड़ा था। संस्कार तुरंत अपने पिता को गले लगा लिया और कहने लगा, पापा जी, आप ये कब से कर रहे हो? मेरे जीते जी ही मुझे मार डाला। मेरे जिंदा रहने से क्या फ़ायदा? पापा, आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं बताया। तभी वहाँ पर तारा आंटी भी आ जाती हैं। लेकिन इतने में वर्मा जी वहाँ आकर कहते हैं, अरे भाई श्यामलाल, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं काम करने के लिए, यहाँ तुम्हें बातचीत और पंचायत करने के लिए नहीं। जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करो। शादी ब्याह प्रोग्राम का घर है और भी बहुत ज़्यादा काम घर के अंदर है। वैसे मैं तुमसे कोई फ्री में काम तो करवा नहीं रहा हूँ। तुम्हारी बहू को इन सारे कामों का मैंने 30,000 रुपये दिए हैं। संस्कार ये बातें सुनकर ऊपर से नीचे तक क्रोध से आग बबूला हो गया। उसका दिल कर रहा था कि अभी अभी वर्मा अंकल का कॉलर पकड़कर उन्हें खूब पीटे, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसमें वर्मा अंकल का क्या दोष, ये सब तो उसकी पत्नी सुधा ने किया है। आखिर उसने पैसा लिया और मेरे पिताजी को इस तरह से काम के लिए बेच दिया है। तभी उसने अपना टॉवल अपने चेहरे में डालते हुए अपने ब्रीफकेस में से 30,000 रुपये निकाले और वर्मा अंकल के मुंह पर मारते हुए कहा, लो, ये 30,000 रुपये अपना पकड़ो। अब यहाँ पर काम ये नहीं करेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है इनसे काम करवाने की, और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इतने में वो बड़बड़ाते हुए वर्मा अंकल अंदर चले गए। तभी तारा ने कहा, बेटा, तुम अभी अपने पिताजी को अपने साथ घर मत लेकर जाओ। संस्कार ने कहा, क्यों, मेरे पिताजी फिर कहाँ जाएंगे? तारा ने कहा, बेटा, इन्हें मेरे साथ जाने दो। तुम जाकर अपनी पत्नी से पूछो कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। ऐसे तुम लेकर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी ना जाने कितने झूठ और बहाने बना देगी। संस्कार को भी ये बातें ठीक जमी। उसने कहा, ठीक है आंटी, मैं आप दोनों को पहले आपके घर छोड़ देता हूँ। संस्कार अपने पिताजी और तारा आंटी को उनके घर छोड़ देता है। फिर घर आकर जैसे ही वो दरवाजे पर आता है, इधर उसे सुनाई देता है कि उसकी पत्नी सुधा फ़ोन पर लगी थी, मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, सारी शर्तें निकाल दी। क्या शर्त रखा था तुम्हारे दामाद ने कि मेरे पिताजी को महाराज बना के रखना, मेरे पिताजी को कभी तकलीफ़ ना हो। इसी बात से मैंने कई लड़कियों को ठुकराया है। हम दोनों ने मम्मी कैसी चाल चली कि महाराज क्या, मैंने नौकर बना के रख दिया। मैं घर का भी सारा काम करवा लेती हूँ उस बुढ़े से, और बाहर भी मैंने काम पर भेज दिया। जैसे ही वर्मा जी का काम ख़त्म हो जाएगा, मैं किसी और जगह काम करवा लूँगी। मम्मी, अच्छे खासे पैसे भी आ रहे हैं और ये बातें संस्कार को पता भी नहीं चल रही है। वो बुढ़ा तो कुछ मुँह खोलेगा ही नहीं, आज तक नहीं खोला तो अब क्या खोलेगा।
इतने में जोर से दरवाजे पर फटाक से संस्कार ने धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए खुल गया। तभी अंदर जाकर उसने देखा कि फ़ोन तो चालू ही था, लेकिन उसकी पत्नी ने फटाक से फ़ोन रखा और कहा, अरे तुमने तो आने की खबर भी नहीं दी। संस्कार ने कहा, अपने ही घर में आने के लिए कोई ईमेल भेजता है कि मैं आ रहा हूँ? बाहर गया था तो घर नहीं आऊँगा। अच्छा ठीक है, पिताजी कहाँ हैं? तभी डरते सकपकाते हुए उसने कहा, वो तुम्हारे पिताजी गार्डन में होंगे। तभी संस्कार ने कहा, कौन से गार्डन में होंगे? मैं जाकर बुला के लाता हूँ। तभी उसने कहा, नहीं गार्डन में नहीं, वो तो गार्डन में कल गए थे, आज किसी दोस्त के यहाँ गए होंगे। तभी संस्कार ने कहा, ठीक है, उनके फ़ोन में फ़ोन करो, किस दोस्त के यहाँ गए हैं। संस्कार की नज़र पड़ी तो उसके ही बेड में फ़ोन पिताजी का पड़ा था। तभी उसने कहा, पिताजी का फ़ोन तो यहाँ पड़ा है, इसका मतलब पिताजी का फ़ोन तुमने छीन लिया है। उसने कहा, नहीं वो नहीं, उनका फ़ोन थोड़ा काम नहीं कर रहा था तो बनवाने को देकर गए। लेकिन जैसे ही संस्कार ने फ़ोन चालू किया, फ़ोन पूरा चालू था। फिर संस्कार ने कहा, अच्छा बताओ किस दोस्त के यहाँ गए हैं, मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ या कि बुलाकर ही लाता हूँ। तभी सुधा सकपकाती हुई कहने लगी, नहीं वो नहीं, मुझे नहीं पता। तभी संस्कार ने दोनों हाथ पकड़कर एक चांटा उसके कान के नीचे दे दिया। तुम इतनी धोखेबाज निकलोगी? मैंने सारी बातें फ़ोन पर से भी सुन लिया है, मुझे पता नहीं था। आखिरकार मैंने तुमसे ऐसी कौन सी बड़ी शर्त मांग ली थी जो तुम मुझे इस तरह से धोखा दे रही हो? मैंने तुम्हें अपने पिताजी की सिर्फ देख रेख के लिए ही तो कहा था, फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसका बदला तुम ले रही हो? तुम साफ मना भी कर सकती थी, जिस तरह से और रिश्तों में और लड़कियों ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन तुम क्यों बदला निकाल रही थी इस चीज़ का? सुधा ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी तारा आंटी और श्यामलाल जी घर आ गए। उन दोनों को देखकर सुधा ने बाजी पलट दी। देखो अपने पिताजी को देखो, कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, इस उम्र में भी शर्म नहीं आती, और मुझे दोष लगा रहे हो कि मैं तुम्हारे पिताजी से काम करवाती हूँ। पूछो इनसे कहाँ से आ रहे, ना जाने ये कब से ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। एक दिन पप्पू ने देख भी लिया था, तभी उसका मुंह दबाकर बाबूजी उसे चुप करवा रहे थे और मैंने पूछा तो बोले, कुछ नहीं बहू, ये हैं तुम्हारे पिताजी के संस्कार और तुम मुझे बता रहे हो। इतनी बातें सुनकर संस्कार बोला, मेरे पिताजी के संस्कार तुम पूछ रही हो? जिस लड़की की बातें पप्पू कर रहा था वो कोई और नहीं, मेरी माँ की छोटी बहन, मेरी मासी थी। उसे कैंसर की बीमारी है। उसके साथ ही मेरे पापा जी बातें किया करते थे, कभी कभी उसके घर भी जाते थे। वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। तुम तो ठहरी महारानी, कभी उसे घर आने नहीं देती। तुमसे मेरे एक पिता तो संभाले नहीं गए, इसीलिए मेरी मासी कभी मेरे घर नहीं आई। उसी से बात करते हुए पप्पू ने देख लिया था। तुम्हारी जैसे घटिया औरतें और कुछ सोच भी क्या सकती हैं? तुम मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। इतना संस्कार का कहना था कि सुधा का क्रोध फूट पड़ा। वहीं पर पड़ा हुआ चाकू उठाकर वह श्यामलाल जी की तरफ दौड़ी और उसने उनके गले पर चाकू लगाते हुए कहा, अभी अभी मैं इस बुढ़े को जान से मार दूंगी। इसकी वजह से तुम मुझे घर से निकालोगे। मैंने इसे जितना भी दुख दिया है वो बहुत ही कम है। अगर आज तुम नहीं आते तो इस बुढ़े की लाश ही पाते। ना जाने तुम्हें कैसे खबर लग गई और तुम जल्दी से घर आ गए। अगर आज शाम तक आते तो मेरा तो काम ही बन जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब अभी के अभी इस बुढ़े को इस दुनिया से ऊपर पहुंचा ही देती हूँ। ये सारी चीज़ें तारा आंटी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया। किसी तरह से संस्कार ने अपने पिताजी के गले से चाकू हटाया। फिर उसने पुलिस को भी खबर कर दिया। पुलिस के आते ही तारा आंटी ने वो सारा सबूत दिखा दिया कि किस तरह से सुधा ने अपने पिताजी को मारने की प्लानिंग की थी, किस तरह से उसने चाकू गले में लगाकर मारना चाहा। सारा सबूत तारा आंटी ने दिखाया। संस्कार ने भी सारी चीज़ें दिखाया। फिर पुलिस
सुधा को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे अपने किए हुए के उसे अपने ससुर को जान से मारने की धमकी और साजिश करने के जुर्म में 20 साल की सज़ा हो जाती है। संस्कार को अपने पिताजी की ये बातें पता थी कि वो पहले किसी लड़की से प्रेम किया करते थे, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं किया। जबकि तारा आंटी आज तक कुंवारी थी। उसने अपने पिताजी की सारी तकलीफ़ें अपनी आँखों से देखा था, इसीलिए उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने पिताजी की शादी तारा आंटी से करवा दिया और उसने कहा, पिताजी आप मेरी परवरिश में जीना भूल गए थे, लेकिन आपकी जो भी बची कुची ज़िंदगी है आप उसे आराम से खुशियों के साथ जिए। इस तरह से संस्कार के निर्णय को देखकर सुनकर बॉस ने भी बहुत खुशी जाहिर की। उसने अपनी बेटी की शादी संस्कार से करवा दिए। अब इधर पप्पू भी बहुत खुश रहता था अपने दादाजी और दादी के साथ, क्योंकि पप्पू को कभी माँ का सच्चा प्यार मिला ही नहीं। उसे जब भी गुस्सा आता था तो वो ससुर के साथ साथ पप्पू की भी पिटाई कर देती थी। उसे कमजोरी पता थी कि जब मैं पप्पू की पिटाई करूंगी तभी तो मेरे ससुर मेरे किए हुए कामों को करेंगे, क्योंकि श्यामलाल जी कभी अपने पोते को पिटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उनका दिल पसीज जाता था। ये बात उसे अच्छे से पता चल गई थी। पप्पू उसके हाथ की मात्र एक चाबी बनकर रह गया था। अब उसके माँ के चले जाने के बाद वो उसे बिल्कुल याद नहीं करता था, बल्कि वो सुकून था, उसे सुख था कि अब उसे मार तो नहीं खानी पड़ती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।